हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका बायोलॉजी की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के जितने भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और वहाँ विज्ञान आता है, तो उन प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, जहाँ पे विज्ञान पूछा जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के प्रश्न। आपको इसी चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में। उपशाखाएं से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उपशाखाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? यानी कि जेनेटिक किसका अध्ययन है? जेनेटिक में हम किसका अध्ययन करते हैं? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जेनेटिक के अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक क्या है? जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक शब्द किसने दिया था, आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉर मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की थी। लेकिन मेंडल के नियम को हम जेनेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता और विचरण, साथ ही साथ जीनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये देखिए, बिहार टीआरई एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि वंशानुगत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वंशागत के अध्ययन को वंशागतिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का, पत्तियों का, हड्डियों का, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है, तो सलीम अली। इन्हें पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था और इन्हीं को फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सलीम अली को। इन्हीं के नाम पे गोवा में और कश्मीर में सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिल सकता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा और कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि सलीम अली ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी हैं और इन्हीं के नाम पे बर्ड सेंचुरी खोली गई थी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पत्तियों का, फूलों का, फलों का, या इनमें से कोई नहीं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकानोडर्मेटा के लिए क्या शब्द है, क्या सत्य है? इकानोडर्मेटा, हमारा फाइलम जो इकानोडर्मेटा है, फाइलम इकानोडर्मेटा से याद आया फ्रेंड्स, आप लोग को इसी चैनल पे सभी फाइलम, आपको फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी क्वेश्चन फाइलम वाइज डिस्कस करवाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमेंथीज, एस्क्लेहेलमेंथीज, सारे क्वेश्चन, सारे विद एक्सप्लेनेशन आपको फाइलम वाइज भी सॉल्व कराए गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको इकानोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है ये बताना है। या त्रिस्तरीय और इसमें सिलोमिक गुहा होता है, बिल्कुल सही। इकानोडर्मेटा टिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इकानोडर्मेटा का विशेष लक्षण यही होता है कि इसमें जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। या विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि एक से अधिक, इनमें से तीनों ही सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे जैव विकास के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव विकास के पहला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, या
बहुगुणसूत्रता, तो इसका सही जवाब है उत्परिवर्तन। जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, उत्परिवर्तन क्या है, तो आपने डार्विन का सुना होगा, डार्विनवाद, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। इसी में उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। डार्विन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिराफ पे, जिसपे इन्होंने बताया था जिराफ की गर्दन जो है वो पहले छोटी होती थी, छोटी सी होती थी, लेकिन जब वो जिराफ पत्ती को तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर अपने गर्दन को ऊंचा करते थे तो धीरे 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 इनका गर्दन जो है वो ऊंचा होता चला गया। इसी सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे, कितने थे? तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु जो थे वो 2.3 अरब वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। इनका जो उद्भव है वो 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क किया गया, यानी कि सबको इसका जो मार्क है वो सबको मिल गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय का पूर्वज है, आधुनिक समय का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नॉन मानव जो है वो आधुनिक समय का पूर्वज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अब के जो ह्यूमन है, अब के जो मानव है उससे ये मिलता जुलता है। इसके जो लक्षण हैं वो अब के मानव से मिलते जुलते हैं। कौन कौन से लक्षण मिलते हैं? तो देखिए अब के मानव लगभग 6 फुट लंबे होते हैं, तो ये भी लगभग 6 फुट लंबा था और पूरा सीधा खड़े होकर चलता था। कौन? क्रो मैग्नॉन मानव, इसीलिए इसको आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। ये रहते कहाँ थे? तो ये जो है अस्थि औजारों का प्रयोग करते थे, पाषाण युग में रहते थे। पाषाण युग में इनका जो पाषाण युग में इनके अस्थि देखने को मिले हैं, पाषाण युग से संबंधित हैं। ये पशुओं के खाल को सिलकर पहनते थे, गुफाओं में रहते थे, गुफाओं की दीवारों पर चित्रभित्ति करते थे और ये जो है औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्रो मैग्नॉन मानव यही आज के पूर्वज माने जाते हैं, आज के मानव के पूर्वज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वरण, जो प्राकृतिक वरण है ये विकास का मुख्य कारण है। कैसे? मनुष्य जो होता है वो प्राकृतिक चेंज के कारण कुछ नई नई चीज़ों का खोज करता रहता है, नई नई चीज़ों का डिस्कवरी करता रहता है, तो प्राकृतिक वरण से ही विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है, विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विकास का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जीव जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, नीचे निकेत जिसे नीच कहा जाता है, या फिर बायोम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आवास या हैबिटाट। इसे यहाँ पे जो मनुष्य रहता है उसे हैबिटाट या आवास कहा जाता है, जहाँ पे जीव रहता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या है। तो आपको बता दें जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोपेट्रिक्स। यही आर्कियोपेट्रिक्स आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप और बर्ड्स दोनों के बीच की कड़ी भी मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे दे दे कि पक्षी और सरीसृप दोनों के बीच की कड़ी क्या है, तो आर्कियोपेट्रिक्स ही है। ठीक है, और ये किस युग में पाया जाता है? तो ये जुरासिक युग का पक्षी है। ठीक है, इसमें सरीसृप और बर्ड दोनों के लक्षण देखने को मिले हैं। किस युग से संबंधित है? तो ये जुरासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे हिंदी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया हुआ है। ओमनीवोरस, कॉर्निवोरस, हॉर्बीवोरस तीनों आपके इंग्लिश के वर्ड हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया, इसीलिए कहा जाता है आपको सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। वह जानवर जो मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है, हर किसी को पता है, लेकिन मांसाहारी आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तो मांसाहारी को इंग्लिश में कॉर्निवोरस कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निवोरस। ठीक, मांस खाने वाला जीव मांसाहारी या कॉर्निवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? टोड, दादुर जिस मेढक में आता है, एम्फीबियंस में आता है, मगरमच्छ,
जो आपका रेप्टाइल्स में आता है, मछली जो आपका पिसीज वर्ग में आता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म खून के जो प्राणी होते हैं उन्हें याद करने का ट्रिक होता है WBM से। WBM से हम इसको याद कर सकते हैं। W से वार्म हो गया, B से बर्ड हो गया, M से मैमल हो गया। जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जो गर्म ब्लडेड होते हैं, वो बर्ड होते हैं और मैमल होते हैं। इसके अलावा कोई भी गर्म ब्लडेड नहीं पाया जाता, वार्म ब्लडेड गर्म खून वाला नहीं पाया जाता। तो मेढक आपका एम्फीबियंस है, इसमें भी गर्म खून नहीं पाया जाता। मगरमच्छ आपका रेप्टाइल्स है, इसमें भी गर्म खून नहीं पाया जाता। मछली आपका पिसीज वर्ग में आता है, इसमें भी गर्म खून नहीं पाया जाता है। वार्म ब्लडेड में केवल बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, WBM से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम वर्गीकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। जो लाइकेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बेसिकली यही पूछा जा रहा है। शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लाइकोन जो होता है वो शैवाल और कवक आपस में मिलने से लाइकेन बनाते हैं। ये दोनों सहजीवी होते हैं, एक दूसरे को आश्रय देते हैं। कवक जो होता है वो शैवाल को आश्रय प्रदान करता है और जो शैवाल होता है वो कवक को भोजन प्रदान करता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सहजीवी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समोहिनी पौधे को चुनिए। इसमें से कौन सा समोहिनी पौधा है, काई है, लीवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है या फर्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्न। फर्न जो है वो समोहिनी पौधा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगारा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या सफ़ेद शैवाल। तो इसका सही जवाब है स्पायरोगारा जो होता है वो ग्रीन शैवाल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्पायरोगारा ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है, ग्रीन शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैवाल का उदाहरण है, डायटम्स, राइजोपस, फ्यूनेरिया या अमीबा। तो अमीबा सबसे छोटा जीव है, ये शैवाल नहीं होगा। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा जीव नहीं, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और डायटम्स जो है ये एक शैवाल का उदाहरण है। एक शैवाल का उदाहरण क्या है, डायटम्स है। ठीक है, डायटम्स क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी कि आपसे पूछा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसी में सबसे ज़्यादा जीव जंतु देखे जाते हैं। अभी तक जितने भी जीव जंतुओं की खोज हुई है, सबसे ज़्यादा जीव जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही रखे गए हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के या किसी भी फाइलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें फाइलम वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं PGT लेवल तक के। ठीक है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, इसमें जो है लगभग जितनी भी प्रजातियां पाई गई हैं उसमें से 2/3 प्रजातियां केवल फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही हैं, बाकी सभी फाइलम की 2/3 प्रजातियां फाइलम आर्थ्रोपोडा में, इसलिए ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, मेढक, केचुआ, सर्प या मोर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो केचुआ है, जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, ये इसमें लाल रक्त कणिका जो होती है वो एब्सेंट होती है। लेकिन अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाए क्या कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन RBC नहीं पाया जाता है। RBC नहीं पाया जाता लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कैसे, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो RBC में ही होता है, लेकिन जो केचुआ का हीमोग्लोबिन होता है वो इसके प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन RBC नहीं पाई जाती है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, केचुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे अर्थवर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरियोफेज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसे PPLO के नाम से जाना जाता है, इसे PPLO कहा जाता है या LO, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, या
पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव है। वहीं पे अगर आपसे इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, सबसे छोटा सेल किस में पाया जाता है, तो इसी माइकोप्लाज्मा का जो सेल होता है वो सबसे छोटा सेल होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है 0.02 माइक्रोन के बराबर। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित या सूर्य का प्रकाश। तो आपको बता दें जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक जो होता है इसका रंग हरा नहीं होता है, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये प्लांट के अंतर्गत नहीं रखा जाता, इसका स्पेशली एक अलग अपना ब्रांच है, फाइलम फंगाई के अंतर्गत रखा जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि शैवाल और कवक जब आपस में मिलते हैं तो वो लाइकेन बनता है, जिससे कवक जो होता है शैवाल को अपने ऊपर आश्रय प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। तो जब दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो उसे म्यूटिलिज्म कहा जाता है, या हिंदी में इसे सहभागिता कहा जाता है। हिंदी ना देकर यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ पे हिंदी नहीं दिया गया था, तो ये क्या कहलाएगा, म्यूटिलिज्म कहलाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। म्यूटिलिज्म जब दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो वह म्यूटिलिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वे सांस नहीं ले पाती हैं। सोचने वाली बात है, जो जल होता है और जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% होती है, लेकिन जल में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, फिर भी जो मछलियां हैं वो जल से बाहर निकलने पर मर जाती हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जो मछलियां होती हैं उनमें हमारी तरह लंग्स नहीं पाए जाते हैं, फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। मछलियां बाया गिल्स के गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती हैं, रिस्पायरेशन करती हैं, और जो वाटर होता है, जो जल होता है, मछलियां जो होती हैं लगातार जल को बुलबुले के रूप में परिवर्तित करती हैं, और इसी बुलबुले में वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को, इसी बुलबुले के माध्यम से डिजॉल्व ऑक्सीजन को, घुलित ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन जो जल में डिजॉल्व हो गया, जो घुलित है, इसी बुलबुले को वो मुंह में लेती रहती हैं और छोड़ती रहती हैं। ऑक्सीजन लेती हैं फिर पानी छोड़ देती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं फिर पानी छोड़ देती हैं। लेकिन जब मछलियों को जल से बाहर निकाल लिया जाता है तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं। मछलियां जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाती, उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, और बाहर इन्वायरमेंट में उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए वो तुरंत मर जाती हैं, वो सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से, दृश्य से, नृत्य से या स्पर्श से। तो आपको बता दें जो मधुमक्खियां होती हैं वो एक दूसरे को गंध के माध्यम से पहचानती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने एक दूसरे को भोजन कहाँ पे है, खाना कहाँ पे मिलेगा, वो उसका संकेत कैसे देती हैं, तो नृत्य के माध्यम से देती हैं। मधुमक्खियां एक दूसरे को भोजन का संकेत नृत्य के माध्यम से देती हैं। वहीं पे पूछ लिया जाए कि वो एक दूसरे को पहचानती कैसे, अपने कॉलोनी के सदस्यों को कैसे पहचानती हैं, तो गंध के माध्यम से पहचानते हैं। लेकिन भोजन का उन्हें कैसे संदेश देती हैं, तो नृत्य के माध्यम से देती हैं, डांस के माध्यम से, जिसे वैगल डांस कहा जाता है। मधुमक्खियां जो है वो वैगल डांस के माध्यम से भोजन का संदेश देती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि अपने कॉलोनी के सदस्य को पहचानती कैसे, तो गंध के माध्यम से पहचानती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन एक प्रकार की मछली है, लेकिन इसको स्तनी के अंतर्गत रखा है, मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? मैमल्स के अंतर्गत वे सभी जीव रखे जाते हैं जो अंडे को जन्म ना देकर डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, और उसमें मैमरी ग्लैंड पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो डॉल्फिन जो है ये मछली तो है, लेकिन ये बच्चे को जन्म देती है और इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको मैमल्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, डॉल्फिन की कई प्रजातियां हैं, जिसमें जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
और ये एक प्रकार की अस्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? मेढक और टोड किस उभयचर? उभयचर को कई भागों में बांटा गया है, उसके सब यूनिट्स हैं, कौन कौन से हैं ये आप हमारे एम्फीबियंस वाले क्लास में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तृत से मैंने आप लोगों को समझाया है। यहाँ पे फिलहाल आपको मेढक और टोड बताना है कि किस उभयचर के अंतर्गत आते हैं, तो एनूरा के अंतर्गत आते हैं। मेढक और टोड एनूरा के अंतर्गत आते हैं, सब क्लास एनूरा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मेढक एनूरा जो होता है इसमें 4 पैर वाले मेढक पाए जाते हैं, सब क्लास एनूरा में 4 पैर वाले मेढक पाए जाते हैं, और इनके जो अगले पैर होते हैं, अगले पाद होते हैं, वो पिछले पाद की तुलना में, पिछले पैर की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे ये आसानी से छलांग लगा सकते हैं। तो मेढक और टोड एनूरा क्लास के अंतर्गत, सब क्लास के अंतर्गत आते हैं, क्लास एम्फीबियंस और सब क्लास एनूरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। अब हम कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी के माध्यम से ऊर्जा संग्रहित होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो लाइफ की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कोशिका है, सेल है। सेल जीवन की भौतिक, रासायनिक, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। और मृत कोशिका की खोज या कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो आपको बता दें, जो विषाणु होता है, वायरस होता है, इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। वायरस जो होता है ये जब सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये सजीव जैसा व्यवहार करता है, और जब ये वातावरण में रहता है तो ये निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। इसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये अगर सजीव में है तो ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, एक वायरस जो है ये जनन की प्रक्रिया करता है, लेकिन द्विगुणन करता है, लेकिन जब ये शरीर से बाहर रहता है तो ये कोई भी जैव प्रक्रिया नहीं करता है। ठीक है, या सजीव के अंदर सजीव और निर्जीव के अंदर निर्जीव की अवस्था शो करता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, और इसमें जो है कोई भी क्या नहीं होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल, ऑप्शन डी। जल में सेल में, हमारी कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, 80% से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आम के और बंदर के दोनों में पाया जाता है? यानी कि आपको यहाँ पे ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है, पूछा कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो मैंगो और बंदर दोनों में पाया जाता है। यानी कि आपको यहाँ से सिंपल से पूछा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। आम यानी प्लांट सेल, बंदर यानी एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल भी प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल भी प्लांट सेल की स्पेशल पहचान है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये आपका सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम होते हैं, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं, वो विभाजित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना के कारण होता है? नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।